बड़ी खबर अब बिहार से भी है। बिहार के चुनाव में सरगर्मी अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है जिस पर सबकी निगाहें हैं वो बिहार विधानसभा के ही चुनाव हैं। वहां एनडीए गठबंधन के भीतर जो कुछ चल रहा है वो भी बहुत दिलचस्प है, और एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों के भीतर, क्योंकि लगातार खबरें आ रही है कि गठबंधन में शामिल पार्टियां अपनी जगह बदल सकती हैं, अपने गठबंधन के जो मेन सहयोगी हैं उनको बदल सकते हैं। इनके बीच वहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की भी अब एंट्री हो गई है। वहां मोहन भागवत 5 दिन की यात्रा पर पहुंचे हैं बिहार, पटना। वहां से उनका दूसरी जगहों पर भी कार्यक्रम है, मुजफ्फरपुर में है, सुपौल में, कई जगहों पर कार्यक्रम है। सीधे तौर पर इसको देखा जाए, हालांकि आरएसएस कहता है कि उसका राजनीति से लेना देना नहीं है, वो सांस्कृतिक संगठन अपने को बताते हैं, लेकिन ऐन चुनाव के पहले 5 दिन के दौरे पर वो जा रहे हैं। उन परिस्थितियों में जा रहे हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी के संबंध ठीक नहीं बताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वहां अपने कार्यक्रम को टाल रहे हैं, खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह। ऐसे में मोहन भागवत की वहां पर मौजूदगी और 5 दिन की यात्रा, उसके क्या मायने हैं, राजनीतिक निहितार्थ क्या है, उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब इस चुनाव में सक्रियता के साथ आरएसएस वहां पर उतर चुका है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ही वहां 5 दिन का कैंप करने जा रहे हैं। हाँ समझिए, मोहन भागवत वहां 5 दिन का कैंप करने जा रहे हैं। मोहन भागवत वहां रहेंगे, बताया तो जाता है राष्ट्र निर्माण करने जा रहे हैं 5 दिन के लिए। 5 दिन में राष्ट्र निर्माण करेंगे बिहार से मोहन भागवत। लेकिन चुनावी राज्य है, तो चुनावी राज्य में कार्यकर्ता की तरीके से मोहन भागवत जो है वो उतर चुके हैं, क्योंकि लगता ही है कि आरएसएस को मोदी जी पर भरोसा नहीं रहा है, और बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है, और बीजेपी पर भरोसा नहीं रहा है। तो इसलिए मोहन भागवत को खुद जो है समीर जी वो चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है, ये समझा जा सकता है। तो चुनावी राजनीति में उतरने की कोशिश, हालांकि राजनीति में वो सीधे तौर पर नहीं उतर रहे हैं, लेकिन उनके उतरने से राजनीति प्रभावित होगी, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। और राजनीति किसकी तरफ उनका राजनीतिक झुकाव है, इसमें भी कोई झुकाव की क्या बात है, पूरी तरह से समर्थन किसके प्रति है, उसमें भी कोई जानने समझने में बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मोहन भागवत के वहां पर उतरने का मतलब है, बिहार दौरे का मतलब है कि सीधे तौर पर उन्होंने बैटिंग शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह की कोशिशें लगातार बिहार में हो रही हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए अमलेंदु जी, और जिस तरह से बिहार की विधानसभा में अब आखिरी ही सत्र है, वहां जो उप मुख्यमंत्री को लेकर तेजस्वी यादव ने जिस तरह से टिप्पणी की, एक बार फिर उनको याद दिलाया कि आप अटल बिहारी वाजपेयी की जो इच्छा थी उसको किस तरह से आप पूरा करने में लगे हुए हैं, उसको लेकर नीतीश कुमार, एक बार फिर नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं बेचैन है। लेकिन विजय सिन्हा जिन्होंने ये बयान दिया था वो बहुत असहज दिखाई पड़े विधानसभा में, क्योंकि तेजस्वी यादव उन्हीं के सामने ये बात कह रहे थे, उनको याद दिला रहे थे। हाँ बिल्कुल, तेजस्वी यादव उनके सामने याद दिला रहे थे। ये भी कहा तेजस्वी यादव ने कि हमारे पास वो वीडियो है, कहीं तो दिखाएं। हाँ, क्योंकि कह रहे थे कि हमने, हाँ वो कह रहे थे कि हमने ऐसा दिया, तो उस पर वो, तो उसके बाद वो खामोश होते हुए दिखाई पड़े, एकदम बिल्कुल खामोश हो गए विजय कुमार सिन्हा। और इधर समीजी तेजस्वी यादव ने एक बड़ी जो है वो घोषणा कर दी है, और तेजस्वी यादव का कहना जो है वो ये है कि बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू होगी अगर उनकी सरकार बनती है, और अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के लिए शुल्क नहीं देना होगा, और सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने का खर्च मिलेगा। अब देखना ये समीर जी कि तेजस्वी यादव से टक्कर लेने के लिए मोहन भागवत मैदान में उतरे हैं, तो मोहन भागवत वहां जाकर क्या वायदे करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, और तेजस्वी यादव जो ये वायदे कर रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के इसमें कितना प्रभावी होते हैं। फिलहाल जो है तेजस्वी यादव काफी आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं समीर जी। इसमें इसको लेकर डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर वहां प्रदर्शन भी किया है आरजेडी के विधायकों ने। प्रदर्शन की भी तस्वीरें एक बार हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वहां लगातार ऐसे मुद्दे, ये आप देख सकते हैं विधानसभा में, सभा परिसर में किस तरह से आरजेडी विधायक तख्तियों को लेकर, पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं डोमिसाइल नीति पॉलिसी लागू करने के लिए। और वही डोमिसाइल पॉलिसी की बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू होगी। यहां यानी वहां के लोगों को ही वहां राज्य सरकार की नौकरियां मिलेंगी, और अभ्यर्थियों को फॉर्म के लिए शुल्क नहीं देना होगा, कोई फीस नहीं देनी होगी। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने का खर्च भी मिलेगा, यानी वहां के जो मूल निवासी है उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। वहां की नौकरियों में, वहां की जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं उसको लागू करने को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। आरजेडी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। यह एक बड़ा मुद्दा है और राजनीतिक मुद्दा है निश्चित तौर पर। वहां
एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच चुनाव में जाहिर सी बात है कि लड़ाई है, लेकिन यह बड़ा सवाल लगातार बिहार में बना हुआ है कि एनडीए गठबंधन का स्वरूप क्या होगा। पिछले चुनाव में जो रहा वो रहा होगा या फिर चुनाव के बाद बीच में जो बदल गया वो होगा। हाँ बिल्कुल समीर जी, क्या होगा उसका स्वरूप ये अभी तक तय नहीं है, चूंकि चिराग पासवान जिस तरीके की बातें कर रहे हैं और जीतन राम मांझी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, और कल जिस तरीके से हमने बताया कि जो सरयू राय झारखंड में जेडीयू के विधायक हैं वो कह रहे हैं कहीं कोई एनडीए नहीं है जी। तो ये वो 7 रुपए कह रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया, सरयू राय ने, कल हम लोगों ने ब्रेकिंग में उनके बयान को सुनाया भी था। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि कोई एनडीए नहीं है, ना तो बीजेपी एनडीए के समन्वय की कोई बात कर रही है और ना ही हम ही कर रहे हैं। उन्होंने बहुत साफगोई से ये बात कही। और एक और महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी, बिहार में जो एक एमएलसी है जनता दल यूनाइटेड के, जी हाँ आरजेडी के जी, अब उसमें औरंगजेब के मसले को लेकर भी उसमें जेडीयू के भी एमएलसी हैं, वो खालिद अनवर। अब वो कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या कहा अबू आजमी ने, जिसको लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र में उसके सहयोगी दल अबू आजमी के ऊपर बिल्कुल पिल पड़े हैं। उसमें अब जेडीयू के विधायक उनके समर्थन में आते दिखाई पड़ रहे हैं। यह मुद्दा भी अब जनता दल यूनाइटेड के लिए एक बड़ा गंभीर मुद्दा होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना साथ वो कैसे बनाए रखे। हाँ बिल्कुल, अब देखना होगा कि औरंगजेब के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो जेडीयू औरंगजेब के साथ क्यों है। अगर जेडीयू औरंगजेब के साथ है तो भारतीय जनता पार्टी भी औरंगजेब के साथ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो औरंगजेब के साथ है कि नहीं है, और अगर औरंगजेब के साथ नहीं है तो जेडीयू औरंगजेब के साथ क्यों है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना होगा। तो ये चीजें आ रही है। समीर जी, डोमिसाइल को लेकर जो है वो कल वो एक जनसभा में तेजस्वी ने ये बात कही है, वो हम लोग सुन भी सकते हैं। तेजस्वी ने डोमिसाइल नीति को लेकर वहां क्या कहा, यानी बिहार में चुनाव पूरी तरीके से खुल चुका है। मुद्दे जो है वो आमने सामने आ रहे हैं कि मुद्दे किस किस क्या है। तेजस्वी अपने मुद्दे लगातार रख रहे हैं, लेकिन जेडीयू या एनडीए अभी तक अपने कोई मुद्दे सामने नहीं रख पा रहा है। लेकिन सुनते हैं, तेजस्वी को सुनेंगे हम लोग। लेकिन महत्वपूर्ण बात है खासतौर पर उस समय जब बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन चल रहा है, धांधली की शिकायतें आ रही हैं और आयोग सरकार दोनों ही उसको मानने को तैयार नहीं है। सुनते हैं डोमिसाइल नीति को लेकर क्या कहा तेजस्वी यादव ने। आज सबसे बड़ी घोषणा इस युवा चौपाल में करना चाहते हैं। बहुत नौजवानों की मांग है डोमिसाइल लागू होनी चाहिए। कई जगह झारखंड में भी 100% स्थानीय नीति हो, डोमिसाइल हो, लागू किया गया था, लेकिन तकनीकी कारण की वजह से वह लागू नहीं हो पाया, कोर्ट कचहरी में रुक गया था। लेकिन हमने बड़े बड़े विद्वानों से बात किया, बड़े बड़े कानून के जानकारों से बात किया, और तब हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि बिहार में हम स्थानीय नीति को लागू करेंगे। 100% डोमिसाइल को लागू करेंगे। सब लोग साथ दीजिएगा ना, डोमिसाइल हम लागू करके दिखाएंगे। और यही नहीं, एक और नौजवानों के लिए घोषणा करते हैं कि जितने नौजवानों को हम लोग लाखों में रोजगार और नौकरी देंगे, आप लोग जब अभ्यर्थी बनोगे तो फॉर्म लेना पड़ता है। इस सरकार ने फॉर्म की कीमतें बढ़ा दी, हमारी सरकार बनेगी तो फॉर्म का पैसा नहीं देना होगा। और यही नहीं, आने और जाने का किराया भी सरकार देगी। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? डोमिसाइल लागू होना चाहिए, फॉर्म का फीस माफ होना चाहिए, आने जाने का किराया माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो डोमिसाइल नीति को, पॉलिसी को 100% लागू करेंगे तेजस्वी यादव कह रहे हैं। अब एक बड़ी चुनौती भी दे रहे हैं वो एनडीए गठबंधन को, एनडीए को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर एनडीए में ही बने रहते हैं तो उनको दे रहे हैं डोमिसाइल नीति को लेकर। अब क्या उसकी अब एनडीए की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन अगर
उसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आती है तो निश्चित तौर पर यह मुद्दा भारी पड़ेगा और यह एक तरह से प्लस पॉइंट साबित होगा आरजेडी के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए। अमलेदु जी, हाँ बिल्कुल, ये काफी प्लस पॉइंट साबित होगा, चूंकि जिस तरीके से अभी जो भर्तियां हुई वहां समीर जी, और तमाम राज्यों से लोग वहां पहुंच गए और काफी नौकरियों पे वहां अन्य राज्यों के लोगों ने कब्जा एक तरीके से कर लिया। बताया जा रहा है कि 20,000 जो लोग हैं वो तो उत्तर प्रदेश के ही, उन्हें वहां बिहार में नौकरियां मिली, जो तेजस्वी यादव ने लगभग 5.5 लाख नौकरियां दिलवाई वहां, मतलब निकाली गई उसमें, तो लगभग 20,000 उत्तर प्रदेश के ही लोगों को मिली। उनमें एक भाजपा प्रवक्ता की बेटी भी थी जिनको नौकरी मिली, तो ये आया। तो अब जो है वहां डोमिसाइल नीति को लेकर बातचीत चल रही है, तो ये अब तेजस्वी ने ये जो वायदा किया है डोमिसाइल वाला, समीर जी, ये काफी कुछ बात करता हुआ नजर आएगा। और ये एक तरह से कहा जाए वो क्षेत्रीयतावाद का उभार जो है, इसको भी आप कह सकते हो। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी आकर पटखनी खाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आप देखिए दक्षिण के राज्यों में क्षेत्रीयतावाद से ही भारतीय जनता पार्टी हार रही है, और उत्तर भारत में भी अगर इस तरह की चीजें, क्षेत्रीयतावाद इस तरीके से आने लगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें हो जाएगी। तो ये हिंदुत्व के सामने भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीयतावाद जिस तरीके से सामने आ रहा है, और इस पे भारतीय जनता पार्टी खेलती हुई नजर आती है कि इस पर अब काम नहीं चल पाता भारतीय जनता पार्टी का। तो तेजस्वी ने बहुत बड़ी चुनौती एक तरीके से सामने पेश कर दी है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के सामने। अब नीतीश कुमार को यह बताना पड़ेगा कि वो डोमिसाइल की नीति पर क्या चाहते हो, भारतीय जनता पार्टी को भी बताना पड़ेगा कि डोमिसाइल की नीति उनकी क्या है, और आप इसे लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और आप इसे इसका वायदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तेजस्वी ने तो साफ ऐलान कर दिया कि हम आएंगे तो 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। बिल्कुल। और अब यह है कि डोमिसाइल नीति पर भारतीय जनता पार्टी कोई प्रतिक्रिया देती है या वो अपना कोई प्लान लेकर आती है उसकी काट में, या फिर वो उसकी काट में उस तरह से कोई प्लान ले आएगी जिस तरह से अक्सर लाती है। अभी हाल में महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र में किस तरह से महायुति गठबंधन के भीतर उठा पटक चल रही है, उसका नतीजा यह रहा कि धनंजय मुंडे से आखिरकार इस्तीफा लेना पड़ा मुख्यमंत्री को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही इतना विरोध हो रहा था। धनंजय मुंडे वहां पर जिस तरह से सरपंच की उसमें हत्या में, मर्डर में उसमें शामिल थे, उनके सहयोगी शामिल थे, और यह कहा जा रहा है कि वो उनको भी को अक्यूज्ड बनाया जाए। तो चार्जशीट पेश होने के बाद, फाइल होने के बाद उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। तो यह एक बड़ा विवाद है, क्योंकि उसको लेकर जो तस्वीरें आई, जो वीडियोस आए, वो बहुत ही एक गंभीर किस्म के हैं, बहुत खतरनाक हैं। उसको भी लेकर विपक्ष अब सीधे मुख्यमंत्री की इस्तीफे की मांग कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक अच्छा विवाद मिल गया कि वो वहां पर 300 साल पुराने मामले को, 3 दिन पुराने मामले को ढकने के लिए 300 साल पुराना मामला लेकर चली आती है। ये काबिलियत है, ऐसा बताया जा रहा है, और ले भी आई। वो औरंगजेब को ले आई, औरंगजेब पर अब डिस्कशन चल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के भीतर जो कुछ चल रहा है वो छिपा नहीं रहेगा, कितना भी औरंगजेब की चर्चा हो जाए। बिल्कुल उसी तरह से डोमिसाइल नीति को लेकर बिहार के लोग, खासतौर पर वहां के युवा जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, निश्चित तौर पर उस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी योजना की बात करेंगे, उससे पूछेंगे सवाल। अब उसकी काट में वो चाहे कोई दूसरा मुद्दा ले आए या ना ले आए, वो उस पर हावी नहीं होने पाएगा। कम से कम बिहार के बारे में तो कहा जा सकता है। बिल्कुल समझ लीजिए, कम से कम बिहार के बारे में कहा जा सकता है कि वहाँ इस मुद्दे के ऊपर दूसरा कोई मुद्दा हावी नहीं हो पाएगा। और मोहन भागवत परेशान जो है वो इसीलिए हुए हैं कि वो किस तरीके से तेजस्वी यादव वहाँ बढ़त बढ़ा रहे हैं, और तेजस्वी यादव की बढ़ती हुई बढ़त से अगर देखा जाए समीर जी, तो पूरा संघ परिवार जो वो घबराया हुआ है, क्योंकि लग रहा है उन्हें कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में कुछ कर नहीं पा रही है। तो बिहार में जब कुछ नहीं कर पा रही है तो मोहन भागवत को खुद उतरना पड़ रहा है, और खुद जो है वो कार्यकर्ता बनकर 5 दिन तक वहाँ काम करेंगे, मतलब बिहार में रहेंगे, और चुनावी गतिविधियां वहाँ भारतीय जनता पार्टी की मोहन भागवत देखेंगे। हालांकि जो कहा गया, अगर बिहार को देखा जाए अमलेंदु जी, तो मोहन भागवत का जाना और ऐन मौके पर कुछ ऐसा कह देना वो बहुत शुभ नहीं रहा है। आपको याद होगा 2015 का चुनाव। हाँ, तो हो सकता है कि मोहन भागवत जो वो और इस समय भी कोई संघ से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व के संबंध बहुत अच्छे नहीं बताए जाते, नहीं बहुत खराब है। बल्कि लड़ाई जो है वो ये छिड़ी हुई है कि मोदी और शाह जो है वो चाहते हैं कि जेपी नड्डा ही फिर से अध्यक्ष बने, और आरएसएस को जो है वो देने को तैयार नहीं है एक अगला मौका जेपी नड्डा को। इसीलिए लगातार जो है वो नया अध्यक्ष चुनने के लिए देरी की जा रही है, तो इस वजह से अटका हुआ है। ये खबरें भी चल रही है समीर जी। तो मतलब
मतलब भाजपा और आरएसएस के संबंध भी अच्छे नहीं हैं और खराब एक तरीके से काफी ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में भागवत वहां मोदी जी का काम लगाने गए हैं कि मोदी जी का काम करने गए हैं, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। ये देखना पड़ेगा जब 5 दिन के अंदर उनकी गतिविधियां सामने आती हैं। जी बिल्कुल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उनकी यात्रा को दोनों ही संदर्भों में देखा जा रहा है। बिल्कुल सही अमलेंदु जी कह रहे हैं कि वो फायदा पहुंचाने के मकसद से वहां गए हुए हैं अपने 5 दिन के दौरे पर, या फिर कुछ और है जो खींचतान चल रही है, कुछ उस मकसद से गए हुए हैं। लेकिन खींचतान लगातार चल रही है और खास तौर पर यह खींचतान चुनाव से पहले तो बनी ही थी। चुनाव में उस खींचतान का जब नतीजा दिखाई पड़ा, लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद से तो यह खींचतान और भी ज्यादा बढ़ी है। हालांकि ऊपर से दिखाने के लिए यह जरूर कहा जा रहा है कि इसको आरएसएस के साथ संबंध और बेहतर हो रहे हैं, बेहतर होंगे। लेकिन आपको याद होगा कि चुनाव से ठीक पहले पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साफ तौर पर कह चुके थे कि हमें आरएसएस की अब कोई जरूरत नहीं है। तो शायद मोहन भागवत इसी मकसद से बिहार जा रहे होंगे कि उनको जरूरत नहीं है, लेकिन हमको जाकर वहां क्या काम करना है, हम अपना काम तो करेंगे। हाँ बिल्कुल, इसी तरह से। और आरएसएस कहता भी है कि उसका तो राष्ट्र निर्माण का काम हमेशा चलता रहता है, चुनाव से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव तो आते आते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन उसका राष्ट्र निर्माण का कार्य चलता रहता है। लेकिन पता नहीं समीर जी कैसा राष्ट्र निर्माण का कार्य 100 साल से चल रहा है और राष्ट्र उनका बन ही नहीं पा रहा है। तो ये भी तो समस्या है कि 100 साल में आप राष्ट्र निर्माण कर ही नहीं पाए, आपका राष्ट्र निर्माण चलता ही रहता है। ये कैसा राष्ट्र निर्माण चल रहा है आरएसएस का।